हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में उत्तराखंड की निःशुल्क सीरीज चलाई जा रही है जिसमें आपको पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था उत्तराखंड का इतिहास, और उत्तराखंड के इतिहास में हम लोग पढ़ रहे थे गढ़वाल का परमार वंश। परमार कहें पवार कहें, बात एक ही है। तो दोस्तों, इससे पहले हम लोग उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल और उत्तराखंड का आद्य ऐतिहासिक काल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग एंटर कर चुके थे उत्तराखंड के ऐतिहासिक काल में। उत्तराखंड के ऐतिहासिक काल में भी हम लोग प्राचीन वंश जो उत्तराखंड में स्थापित हुए थे वो सारे के सारे पढ़ चुके हैं। और अभी हम लोग पढ़ रहे थे उत्तराखंड का मध्यकाल। तो उत्तराखंड के मध्यकाल में जो हमारा टॉपिक है वही है परमार वंश। तो दोस्तों, इससे पहले कि अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको वहाँ से सारे लिंक मिल जाएंगे, या आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको वहाँ से सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जयकृत शाह के बारे में, जो कि पवार वंश के 53वें नंबर के राजा होंगे। दोस्तों, इससे पहले 52 राजा जिनके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है, इनके बारे में हम लोग संपूर्ण अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 53वें राजा जयकृत शाह के बारे में। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप इनके नाम पर गौर कीजिए, जयकृत शाह कहें या फिर जयकीर्ति शाह कहें, क्योंकि किसी किसी किताब में आपको जयकीर्ति शाह देखने को मिलेगा और किसी किसी किताब में आपको जयकृत शाह देखने को मिलेगा। तो एग्जाम में जयकीर्ति शाह नाम से आए या जयकृत शाह नाम से आए, बात एक ही है। इनके शासनकाल की हम लोग बात कर लेते हैं। 1780 ईस्वी से लेकर 1786 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। और अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि जयकृत शाह परमार वंश के किस क्रम के राजा हुए, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 53वें नंबर के यह राजा होंगे। दोस्तों, इंपोर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में क्रम पूछ लेता है। फिर देखिए, इनके पिता का क्या नाम था। इनके पिता का नाम था ललित शाह। तो देखिए, ललित शाह के 4 पुत्र होते हैं। पहला कौन से, जयकृत शाह, प्रद्युम्न शाह, पराक्रम शाह और प्रीतम शाह। तो देखिए, जयकृत शाह जो होते हैं वही ललित शाह के उत्तराधिकारी बनते हैं। और इनकी माता का नाम क्या था, महारानी क्यूंठली। तो महारानी क्यूंठली जयकृत शाह की माता हो जाएंगी। देखिए, महारानी क्यूंठली इंपोर्टेंट है, हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिले। फिर देखिए, अगर हम लोग बात कर लेते हैं समकालीन चंद शासकों की, तो इनके जो समकालीन चंद शासक होंगे वो होंगे प्रद्युम्न शाह या प्रद्युम्न चंद। देखिए, प्रद्युम्न शाह के जो मैं ललित शाह वाली आपको वीडियो पढ़ा रहा था, पिछली वाली वीडियो, तो उसमें मैंने आपको प्रद्युम्न शाह कहें, चंद कहें, क्योंकि जब ये, चलिए थोड़ी सी मैं आपको अभी जानकारी मैं दे ही देता हूँ। देखिए, ललित शाह ने जिस समय कुमाऊं पर आक्रमण किया था, उसमें कुमाऊं पर मोहन सिंह रौतेला नाम का व्यक्ति शासन कर रहा था। अब वो देखिए, मोहन सिंह रौतेला को ललित शाह ने हरा दिया और कुमाऊं पर अपना अधिकार कर लिया। अब ललित शाह क्या करते हैं, इस प्रद्युम्न शाह को कुमाऊं की गद्दी पर बैठा देते हैं। किसको, प्रद्युम्न शाह को कुमाऊं की गद्दी पर बैठाते हैं। अब जब यह प्रद्युम्न शाह कुमाऊं की गद्दी पर बैठता है तो इसको यह प्रद्युम्न चंद के नाम से गद्दी पर बैठता है। ललित शाह वाली जब मैं आपको पिछली वीडियो पढ़ा रहा था तो मैंने वहां आपको सारी की सारी जानकारी दे रखी है। तो देखिए, प्रद्युम्न चंद के नाम से यह गद्दी पर बैठते हैं। तो जब जितने समय तक ये कुमाऊं पे शासन करते हैं उतने समय इनको प्रद्युम्न चंद के नाम से जाना गया है। और फिर ये बाद में गढ़वाल पर शासन करते हैं तो बाद में इनको प्रद्युम्न शाह के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, प्रद्युम्न शाह ऐसे शासक रहेंगे जो कि गढ़वाल और कुमाऊं दोनों जगह पर शासन करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये इनकी सबकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूं। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्रद्युम्न शाह और जयकृत शाह का देखिए, प्रद्युम्न शाह जयकृत शाह का सौतेला भाई था। मतलब जो प्रद्युम्न शाह था और जयकृत शाह थे, इनकी माता अलग अलग थी, लेकिन ये ललित शाह के देखिए 3 रानियां होती हैं, उन 3 रानियों से 4 पुत्र पैदा होते हैं। अब देखिए, जो प्रद्युम्न शाह और जयकृत शाह होते हैं, सौतेले भाई होते हैं। अब देखिए, इनमें होता क्या है, इन दोनों में संबंध अच्छे नहीं होते हैं। जो अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे तो आपको पता लग जाएगा कि इनके बीच में संबंध किस तरीके के रहे हैं। तो इनके बीच में संबंध अच्छे नहीं होते हैं। और जयकृत शाह के समय में काफ़ी दरबारी षड्यंत्र भी होते हैं। इसके समय पर कुमाऊं तथा गढ़वाल के संबंध बहुत ही बिगड़े हुए होते हैं। तो जयकृत शाह का शासनकाल भी काफ़ी मतलब गड़बड़ वाला शासनकाल है। इनके शासनकाल में काफ़ी दरबारी षड्यंत्र होते हैं, काफ़ी सारी घटनाएं होती हैं जिनके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, फिर क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जयकृत शाह और प्रद्युम्न शाह दोनों सौतेले भाई होते हैं। इनके मध्य जो संबंध होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। देखिए, फिर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्रद्युम्न चंद कहें या प्रद्युम्न शाह कहें, बात एक ही है। अगर मैं प्रद्युम्न शाह कहूँ, प्रद्युम्न चंद कहूँ, बात एक ही है। तो प्रद्युम्न शाह जो होता है उसने क्या किया, गढ़वाल पर आक्रमण किया था। चलिए पहले थोड़ी भूमिका बना देते हैं कि इस आक्रमण की भूमिका क्या रही थी। सबसे पहले आप भूमिका जानिए, उसके बाद हम लोग बाकी चीज़ें जानेंगे। देखिए, 1780 ईस्वी में यह आक्रमण किया गया था। क्यों किया गया था, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, प्रद्युम्न शाह ने गढ़वाल को टैक्स देना बंद कर दिया था। जब मैं आपको ललित शाह वाली वीडियो पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था, जब ललित शाह ने प्रद्युम्न शाह को क्या किया था, कुमाऊं का शासक बनाया था, तब ललित शाह ने प्रद्युम्न शाह से एक मतलब करार किया था कि आप क्या करेंगे, गढ़वाल को निरंतर मतलब जो टैक्स भिजवाएंगे, गढ़वाल को निरंतर आप कर देंगे। तो जब तक ललित शाह
जब तक ललित शाह जीवित रहता है तब तक प्रद्युम्न चंद क्या करता है कि गढ़वाल को मतलब निरंतर वहाँ टैक्स भिजवाता रहता है। जैसे ही ललित शाह की मृत्यु हो जाती है, जैसे ही ललित शाह की मृत्यु हो जाती है और जयकृत शाह जैसे ही राजा बनता है। अब जयकृत शाह और प्रद्युम्न चंद के मध्य में तो संबंध वैसे भी अच्छे नहीं है। ललित शाह की मृत्यु हो गई, जयकृत शाह गढ़वाल का राजा बन जाता है। अब यह प्रद्युम्न चंद क्या करता है, गढ़वाल का जो शासक होता है जयकृत शाह, इसको टैक्स देना बंद कर देता है। अब देखिए यहाँ पर से यही होती है युद्ध की जड़। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई थी जो यह टैक्स होगा ना, इसी टैक्स की वजह से होगी गढ़वाल और कुमाऊं में लड़ाइयाँ और इन दोनों भाइयों के मध्य में युद्ध की स्थिति भी बनेगी। तो देखिए ललित शाह की मृत्यु हो गई, प्रद्युम्न शाह ने गढ़वाल को टैक्स देना बंद कर दिया है। अब देखिए क्या होता है, इस समय देखिए जयकृत शाह की मंत्रिमंडली में यह प्रश्न उठने लगा कि कुमाऊं राज्य गढ़वाल द्वारा जीता गया है। मतलब जैसे ही गढ़वाल ने, जो ललित शाह था उसने कुमाऊं को जीत लिया था, मोहन सिंह रौतेला को हराकर उसने कुमाऊं को जीत लिया था। तो जो गढ़वाल के जो मंत्रिमंडल में जो सदस्य होते हैं वो ये कहते हैं कि जो कुमाऊं का क्षेत्र है वो गढ़वाल द्वारा जीता गया है तथा कुमाऊं के राजा को यानी कि प्रद्युम्न शाह को या प्रद्युम्न चंद को राजा जो गढ़वाल को अवश्य ही कर देना चाहिए। अब देखिए ये सारी घटनाएं जब घटने लगती हैं तो क्या होता है, कुमाऊं में एक चंद वंश का व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है मोहन चंद। कुमाऊं में एक चंद वंश का व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है मोहन चंद। दरअसल बात क्या होती है, मोहन चंद जब प्रद्युम्न चंद कुमाऊं की गद्दी पर बैठता है तो यहाँ पर मोहन चंद प्रयास करता है कि वह कुमाऊं की गद्दी पर बैठे, लेकिन मोहन चंद बैठ नहीं पाता है। इस बात से यह भी खिसियाया हुआ होता है प्रद्युम्न चंद से। अब देखिए जयकृत शाह इस मौके का फायदा उठाता है। जयकृत शाह क्या करता है, स्वयं यहाँ पर आक्रमण नहीं करेगा। जयकृत शाह क्या करता है कि मोहन चंद को समर्थन देता है, मोहन चंद को समर्थन देता है और क्या कहता है कि मोहन चंद तुम जाओ और प्रद्युम्न शाह पर आक्रमण करो। अब ये मोहन चंद तो ऐसे अवसर की तलाश में ही होता है क्योंकि मोहन चंद क्या सोचता है कि उसको ही कुमाऊं का राजा बनना चाहिए। अब मोहन चंद क्या करता है, मोहन चंद प्रद्युम्न शाह पर आक्रमण करता है, लेकिन मोहन चंद आक्रमण करता है लेकिन क्या होता है, इस आक्रमण में यह असफल हो जाता है यानी कि प्रद्युम्न शाह से हार जाता है। फिर देखिए क्या होता है, और देखिए एक बात और देखेंगे, कहीं कहीं इसको मोहन सिंह भी लिखा हुआ है, कहीं कहीं इसको मोहन चंद भी लिखा हुआ है। तो मोहन सिंह आए मोहन चंद आए, बात एक ही है। फिर देखिए क्या होगा, प्रद्युम्न शाह क्या करता है, प्रद्युम्न शाह को गुस्सा आ जाता है और वह क्या करेगा, जयकृत शाह पर आक्रमण कर देता है। यहाँ पर से क्या करेगा, जयकृत शाह पर आक्रमण कर देता है। देखिए जयकृत शाह ने मोहन सिंह या मोहन चंद को समर्थन दिया, मोहन चंद ने क्या किया, प्रद्युम्न शाह पर आक्रमण किया। प्रद्युम्न शाह पर आक्रमण करने के बाद असफल हो जाता है। प्रद्युम्न शाह क्या करेगा, 1780 ईस्वी में जयकृत शाह पर क्या करता है, जयकृत शाह पर आक्रमण कर देता है। अब देखिए थोड़ी सी दोस्तों पहले यहाँ से क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस आक्रमण की बातें हम लोग और करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन तो क्या बनेगा यहाँ से, प्रद्युम्न शाह ने गढ़वाल पर आक्रमण कब किया, अपने भाई जयकृत शाह के ऊपर। पहला क्वेश्चन आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 1780 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, जब प्रद्युम्न शाह जब कुमाऊं पर शासक था उसने गढ़वाल के किस राजा को टैक्स देना बंद कर दिया था। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, जयकृत शाह को। या ऐसे प्रद्युम्न शाह जब कुमाऊं का शासक था तो उसने किसकी मृत्यु के बाद गढ़वाल के शासक को कर देना बंद कर दिया था। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ललित शाह के बाद। फिर चलिए ठीक हो गया। फिर देखिए जयकृत शाह ने 1780 में किसके द्वारा प्रद्युम्न शाह पर आक्रमण करवाया था, तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा, मोहन चंद के द्वारा ही इसने यह आक्रमण कराया था। फिर अगला क्वेश्चन तो मैंने आपको बता ही दिया है कि प्रद्युम्न चंद ने जयकृत शाह के ऊपर कब आक्रमण किया था, या फिर ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा जब प्रद्युम्न चंद कुमाऊं का शासक था उसने गढ़वाल के शासक या फिर कह सकते हैं अपने सौतेले भाई के ऊपर आक्रमण कब किया था। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 1780 ईस्वी में। तो ये रही क्वेश्चन की बात। तो प्रद्युम्न चंद ने क्या किया था, जयकृत शाह पर आक्रमण किया 1780 ईस्वी में। फिर इसने क्या किया था, देवलगढ़ और श्रीनगर में जमकर उत्पात मचाई, मतलब वहाँ जो भी इसको मिलता गया वो सब कुछ ये लूटते चले गए। तो प्रद्युम्न चंद क्या करता है, जयकृत शाह के ऊपर आक्रमण करता है और देवलगढ़ और श्रीनगर को लूट लेता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए प्रद्युम्न शाह, अब देखिए नोट्स भी आपको बनाते जाने हैं। मैंने देखिए मैं आपको समझाता भी हूँ, नोट्स ही बनाता हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ा मतलब जो बोल दिया आपको अच्छे से मैं लिखवा भी देता हूँ। देखिए प्रद्युम्न शाह अपने भाई के इस व्यवहार से क्रोधित हो गया था, जो कि मैंने आपको बताया था ना कि मोहन सिंह के द्वारा उसने आक्रमण करवाया था प्रद्युम्न शाह के ऊपर। फिर देखिए तथा 1780 में सर्वप्रथम देवलगढ़ को लूटता है, मतलब वहाँ पर आक्रमण किया उसने। जब प्रद्युम्न शाह ने किसके ऊपर, जयकृत शाह के ऊपर, सबसे पहले उसने 1780 में क्या किया, देवलगढ़ को लूटता है। उसके बाद श्रीनगर को भी
भी लूटा इसने। लूटने के बाद यह वापस चला गया। अच्छा, ये वापस क्यों चले गया? जब इसने श्रीनगर को भी लूट लिया, जब इसने देवलगढ़ को भी लूट लिया, वापस क्यों चला गया? इसके वापस जाने का एक यह कारण था कि जो प्रद्युम्न शाह था इसके खिलाफ क्या था, इसके खिलाफ जो गढ़वाल में, जैसे कि गढ़वाल पर इसने आक्रमण किया था, क्योंकि यह तो था ही परमार वंश का ही शासक था ना, और इसने परमार वंश के शासक नहीं अपने ही राज्य पर आक्रमण करवा दिया, क्योंकि प्रद्युम्न शाह उस समय क्या था, उस समय कुमाऊं का शासक बना हुआ था। तो इस बात से गढ़वाल की जो प्रजा थी और जो गढ़वाल के जो परमारों का जो दरबार था उसके जो मंत्री थे वो भी प्रद्युम्न शाह से थोड़े नाराज चल रहे थे। तो प्रद्युम्न शाह को इस समय स्थिति अच्छी नहीं लगी कुमाऊं की गद्दी को संभालने की, वो कुमाऊं के नहीं, जो गढ़वाल की गद्दी संभालने की इसको स्थिति अच्छी नहीं लगी। तो इसने क्या किया, आक्रमण करता है, देवलगढ़ और श्रीनगर से धन लूट के चले जाता है वापस। चलिए ठीक हो गया। फिर देखिए कुछ और बातें हम लोग देखेंगे। फिर देखिए जयकृत शाह के दरबार में षड्यंत्र, अव्यवस्था और गृह कलह का समय। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बनते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए मैंने आपको बताया जयकृत शाह का जो शासनकाल रहेगा उसमें षड्यंत्र भी होंगे, अव्यवस्था भी रहेगी, गृह कलह का ही ये काल रहता है और कुछ नहीं होता इसके काल में। देखिए इस समय क्या होता है, कुछ दरबारी तो प्रद्युम्न शाह के विरोध में होते हैं तथा कुछ दरबारी प्रद्युम्न शाह के समर्थन में भी होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। क्योंकि कुछ दरबारी क्या मतलब जो होते हैं प्रद्युम्न शाह के साथ में भी होते हैं, कुछ दरबारियों को प्रद्युम्न शाह अपने साथ भी कर लेता है, कहाँ के, गढ़वाल के, क्यों करता है, और कुछ जो प्रद्युम्न शाह के समर्थन में होते हैं वो क्यों होते हैं, इस बात को भी हम लोग जानेंगे। अब देखिए प्रद्युम्न शाह ने श्रीनगर व देवलगढ़ को लूट लिया था, इस कारण से क्या हुआ, उसके जो दरबारी थे जयकृत शाह के, वह जयकृत शाह को कमजोर समझने लगे थे। और गढ़वाल के शासक तो हमेशा से शक्तिशाली रही रहे हैं। वहां पर देखेंगे आप, जब मुगलों ने आक्रमण किया था, रोहिलाओं के आक्रमण हो चुके थे, सिखों के आक्रमण हो चुके थे, सबसे महत्वपूर्ण जो आक्रमण था वो तो मुगलों का ही था। तो मुगलों का तक वो लोग सामना कर लेते थे, लेकिन इस समय क्या हुआ था, जो जयकृत शाह था वो प्रद्युम्न शाह से हार चुका था। तो इस कारण से जयकृत शाह को कमजोर समझने लग गए थे वहां के जो दरबारी थे। इस कारण से कुछ दरबारी प्रद्युम्न शाह का समर्थन करने लग गए थे। तो गृह कलह के इस काल में दरबार में दो शक्तिशाली दल बन जाते हैं। देखिए दल तो वैसे तीन होते हैं, जैसे खंडूडी, डोभाल, जो मुख्यतः होते हैं खंडूडी और डोभाल ही होते हैं, लेकिन इनमें एक दल और होता है, उसका नाम होता है नेगी। अच्छा, एक खंडूडी हो, डोभाल हो, नेगी है, क्या है, असल में ये मंत्रियों के दल होते हैं। जो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है दोस्तों, परमार वंश में मंत्री का कार्य कौन करते थे, खंडूडी, डोभाल, नेगी लोग। और क्वेश्चन और बनता है कि चंदों में जैसे जोशी लोग हो जाएंगे, वैसे ही जो गढ़वाल में हो जाएंगे खंडूडी और डोभाल होते हैं। तो इस समय दो शक्तिशाली दल उभर के आते हैं खंडूडी और डोभाल में। तो दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि इस परमार शासक के दरबार में दो शक्तिशाली दल मंत्रियों के सामने को देखने को मिले थे, और वो दल कौन कौन से थे, तो खंडूडी और डोभाल। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों क्या रहेगी, जयकृत शाह के समय में इन्हीं के हाथों में शासन की सत्ता रहती है, मतलब कि प्रद्युम्न शाह नहीं, जयकृत शाह के समय में। तो जयकृत शाह तो जो है इस समय नाम मात्र का शासक बना हुआ था, लेकिन जो शासन चला रहे थे इसके मंत्री ही चला रहे थे। मतलब कि इस समय अगर हम स्पष्ट शब्दों में अगर हम लोग बात करें, राजा की स्थिति इस समय कमजोर होने लग गई थी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो अब हम लोग इस जो षड्यंत्र हो रहे थे, जो दरबार में अव्यवस्था हो रही थी, उसको हम लोग थोड़े से विस्तृत तरीके से हम लोग समझते हैं। देखिए जयकृत शाह है, जयकृत शाह के दरबार में दो मंत्रीगण यहाँ पर से जो क्या होता है, मतलब जो मंत्री होते हैं उनके दो दल बन जाते हैं, खंडूडी और डोभाल नाम के। अब देखिए इसको हम लोग समझेंगे। देखिए यहाँ पर खंडूडी भी हैं, डोभाल भी हैं, नेगी की जाति के भी सदस्य हैं। साथ साथ में यहाँ पर क्या हो रहा था, कुमाऊं के जो जोशी मंत्री थे वो भी, जैसे मान लिया ये हमारा गढ़वाल है, ये हमारा कुमाऊं है। तो देखिए कुमाऊं गढ़वाल में क्या है, खंडूडी भी हैं, डोभाल भी हैं, नेगी जाति के भी यहाँ पर जो मंत्रीगण वो हैं। और देखिए कुमाऊं में जो जोशी जाति के मंत्री है ना, वो भी यहाँ के शासन प्रशासन में हस्तक्षेप करने लग गए थे। तो कुल मिलाकर इसके जो शासन प्रशासन में जयकृत शाह के समय में क्या हो रहा था, अव्यवस्था का जो समय चल रहा था, वही उसकी ही बातें हम लोग करेंगे। तो देखिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले डोभाल। देखिए डोभालों में एक मंत्री था, एक महामात्य था, कृपाराम डोभाल। एक कृपाराम डोभाल नाम का एक व्यक्ति था डोभालों में। इसके बारे में ये कहा जाता है ये काफ़ी अत्याचारी मंत्री हुआ करता था। इसके अत्याचारों से प्रजा इतनी परेशान हो चुकी थी कि कुछ कह नहीं सकते हैं। तो कृपाराम डोभाल काफ़ी अत्याचारी बन चुका था तथा जो भी इसके खिलाफ बोलता था वह उसकी गर्दन कटवा देता था। आप सोच सकते हैं कितना खतरनाक यहाँ आदमी हो चुका होगा। जयकृत शाह की हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, अभी आपको बताऊंगा कैसे बनेगा। तो
कृपाराम ढोभाल के खिलाफ जो भी बोलता था उसकी गर्दनें वह कटवा देता था। और देखिए जो इसने क्या कहता है, कृपाराम ढोभाल ने जो खंडूड़ी दल था इसको भी काफ़ी सीमित कर दिया था, इसको भी थोड़ा शक्तिहीन बना दिया था, मतलब कि खुद को इतना इसने पावरफुल बना दिया था, जयकृत साहब भी इसके सामने आने का साहस नहीं करता था। मतलब कि कुल मिला के कृपाराम ढोभाल ही एक प्रकार से हम कह सकते हैं इसमें शासन प्रशासन चला रहा है, लेकिन राजा तो जयकृत शाही है, लेकिन जो जो कृपाराम ढोभाल है वो काफ़ी ज़्यादा इस समय शक्तिशाली बन चुका था। तो क्या होता है कि जो मतलब ये काफ़ी अत्याचारी हो जाता है, और जो जयकृत शाह का जो दरबार होता है इस दरबार में पूरे झगड़े की जड़ यही कृपाराम ढोभाल रहता है। अब दोस्तों क्वेश्चन बनता है, कृपाराम ढोभाल किसके दरबार में महामात्य का कार्य करता था? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? जयकृत शाह के दरबार में। या क्वेश्चन दोस्तों ऐसा ही बन सकता है कि जयकृत शाह के दरबार में कौन ऐसा मंत्री था जिसके अत्याचारों से प्रजा परेशान हो चुकी थी? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कृपाराम ढोभाल। तो देखिए जिस समय क्या हो रहा था, कृपाराम ढोभाल काफ़ी ज़्यादा अत्याचार प्रजा पर कर रहा था, काफ़ी ज़्यादा अत्याचार, मतलब वो हर किसी पे अत्याचार कर रहा था, जो भी उसके सामने आता, जो भी उसके खिलाफ बोलता, वह क्या करता था? उसकी गर्दन कटवा देता था। अब देखिए इसी दौरान क्या होता है, खंडूड़ी जो ये खंडूड़ी होते हैं ये तो कुछ करते नहीं है, लेकिन जो नेगी जाति के जो सदस्य होते हैं दरबार में वो क्या करते हैं, एक देहरादून से श्रीनगर तक का जो क्षेत्र होता है यहाँ का एक राज्यपाल होता है मियाँ घमंड सिंह। तो नेगी जाति के सदस्य जाते हैं मियाँ घमंड सिंह से सहायता मांगने के लिए। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे इस दरबार में किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हो रही जो कि कृपाराम ढोभाल का सामना कर सके। फिर देखिए नेगी जाति के सदस्य क्या करते हैं, देहरादून से श्रीनगर तक का राज्य, जो देहरादून से श्रीनगर तक का जो क्षेत्र होता है वहाँ का राज्यपाल होता है मियाँ घमंड सिंह। तो नेगी जाति के सदस्य क्या करते हैं, इस मियाँ घमंड सिंह से सहायता मांगते हैं और कहते हैं कि जो भी यहाँ पर अत्याचार हो रहे हैं कृपाराम ढोभालों के, आप हमको उनसे मुक्ति दिलवाइए। और जो भी प्रद्युम्न चंद के जो हमारे शासनकाल में देखेंगे, अब वहाँ से प्रद्युम्न चंद भी तो परेशान कर रहा था ना जयकृत शाह को, तो इन 2-3 चीज़ों से उसने छुटकारा पाने के लिए नेगी जाति के सदस्यों ने क्या किया था, मियाँ घमंड सिंह से सहायता मांगी थी। तो देखेंगे अब क्या होगा। और जो मियाँ घमंड सिंह को जो बुलाने का जो मेन जो उनका उद्देश्य होता है नेगी जाति का, वो यही होता है कि कृपाराम ढोभाल के अत्याचारों से हमको मुक्ति दिला दें। देखिए कृपाराम ढोभाल के अत्याचारों से परेशान होकर नेगी जाति के सदस्यों ने घमंड सिंह को श्रीनगर आने के लिए आमंत्रित किया। घमंड सिंह ने क्या किया, पूरे दरबार में आकर कृपाराम ढोभाल की गर्दन ही काट दी थी। बताइए यहाँ किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन आया मियाँ घमंड सिंह आया, इसने क्या किया था, दरबार में आता है और घमंड सिंह की दरबार में आकर ही गर्दन काट दी थी। अगर वो दोस्तों क्वेश्चन ऐसा बनता है कि जयकृत शाह के दरबार में अत्याचारी कृपाराम ढोभाल की हत्या किसने की थी? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? मियाँ घमंड सिंह ने। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। और अगर हम बात करें मियाँ घमंड सिंह के साथ इसकी गर्दन काटने में और किस व्यक्ति उसके साथ, और कौन सा व्यक्ति मियाँ घमंड सिंह के साथ था? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? हरि सिंह सुखेती नाम का एक व्यक्ति भी इसके साथ आया हुआ था। दोस्तों दोनों ही नाम इंपॉर्टेंट हैं, मियाँ घमंड सिंह और हरि सिंह सुखेती। तो आपको देखिए यहाँ पर नेगी जाति के सदस्यों को भी याद रखना है, क्योंकि इन्हीं के प्रयासों से तो ये कार्य हो रहा है ना। नेगी जाति के सदस्य भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि इन्होंने मियाँ घमंड सिंह को बुलावा भेजा था। तो नेगी जाति के सदस्यों से भी क्वेश्चन बन सकता है, मियाँ घमंड से भी बन सकता है, और साथ ही साथ में हरि सिंह सुखेती के नाम से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए दोस्तों क्या होगा, मियाँ घमंड सिंह जैसे कि आ जाता है दरबार में और गर्दन उसने काट दी। अब यह क्या करता है कि इसने वहाँ का जो राजकोष होता है श्रीनगर का, इसने राजकोष लूट लिया। किसने? मियाँ घमंड सिंह ने। अच्छा इसने राजकोष लूटा क्यों? इसका उद्देश्य क्या था? जो राजकोष पर इस समय जो मतलब जैसे राजकोष जो संभाल रहा था, या फिर कह सकते हैं जिसके अंडर में चल रहा था, कृपाराम ढोभाल के अंडर में ही वह चल रहा था। अब मियाँ घमंड सिंह ने क्या किया था, कृपाराम ढोभाल की तो हत्या करवा दी थी। मियाँ घमंड सिंह क्या करता है कि जो वहाँ का राजकोष होता है उसको लूट लेता है। अच्छा लूटता क्यों है? लूटता इसीलिए है क्योंकि जो श्रीनगर के जो सैनिक होते हैं उनको काफ़ी समय से वेतन नहीं मिला होता है। तो मियाँ घमंड सिंह क्या करता है, उस राजकोष को लूटता है और उस जो लूटे हुए धन से जो वहाँ के सैनिक होते हैं उनका क्या करता है, उनका वेतन दे देता है। तो देखिए कुल मिला के हम लोग ये कह सकते हैं इस समय गणराज्य में आतंक का जैसा माहौल हो चुका है। देखिए बिल्कुल कुछ भी इस समय राजा के हाथ में कुछ नहीं है, जो भी व्यक्ति आ रहा है अपने मनमर्जी से कोई भी काम करके चला जा रहा है। लेकिन देखिए घमंड सिंह तो यहाँ आ गया है। अब देखिए घमंड सिंह भी जब यहाँ आता है, कहाँ पर, घमंड सिंह जब आता है जयकृत शाह के दरबार में, यह भी राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर देता है। मतलब कि दरबार में आके जो परमार वंश की जो राजनीति है उसमें आके हस्तक्षेप करना शुरू कर देता है। अब देखिए क्या होगा, बढ़ते हैं आगे।
तो देखिए इन सब प्रकरणों से राजा की स्थिति कमजोर होने लगती है, क्योंकि राजा के हाथ में जब कुछ भी नहीं होगा, सब उसके मंत्रीगण कर रहे हैं, बाहर के लोग आगे कर रहे हैं, तो राजा की स्थिति तो कमजोर हो ही जाएगी। मोलाराम के अनुसार इस समय जयकर शाह घमंड सिंह तथा अजब राम नेगी के हाथों की कठपुतली सा बन गया था। और देखिए इस परिस्थिति से निकलने के लिए जयकर शाह ने क्या किया था, मतलब जो भी ये परिस्थितियां बन रही थी, राजा मतलब एक प्रकार से कठपुतली सा बन गया था। इन सारी परिस्थितियों से निकलने के लिए जयकर शाह ने कार्य किया था। उस कार्य के बारे में हम लोग जानते हैं। जयकर शाह ने मोलाराम द्वारा रचित एक छंदोबद्ध पत्र को लेकर धनीराम डोभाल को सिरमौर नरेश जगत प्रकाश के पास सहायता लेने भेजा था। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन बनता है कि जिस समय जयकर शाह कठपुतली बन चुका था अपने दरबारियों की, अपने मंत्रियों की, उस समय उसने जगत प्रकाश के पास सहायता लेने के लिए किसको भेजा था? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? धनीराम डोभाल को इसने भेजा था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो देखिए जैसे कि सिरमौर नरेश जगत प्रकाश के पास जयकर शाह सहायता मांगने आता है। अब देखिए यहाँ से कैसी कैसी परिस्थितियाँ बनती हैं, क्या क्या होता है। जगत प्रकाश जब उत्तराखंड में आएगा तब क्या क्या होगा, सबसे पहले हम लोग मैप के माध्यम से समझेंगे, उसके बाद हम लोग नोट्स पे हम लोग बात करेंगे। देखिए जयकर शाह इसमें परेशान था, वह मांगता सहायता सिरमौर नरेश से, और सिरमौर का नरेश इस समय कौन होता? जगत प्रकाश। तो पहला क्वेश्चन यही बन जाता है कि जगत प्रकाश ने किस सिरमौर नरेश से सहायता मांगी थी? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? नहीं, जयकर शाह ने किस सिरमौर नरेश से सहायता मांगी थी? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? जगत प्रकाश ने। फिर देखिए इस सिरमौर नरेश ने क्या किया था, जगत प्रकाश ने क्या किया था, यह आता है सबसे पहले जाता है श्रीनगर, पहुंचता है श्रीनगर से पहुंचता है यह कुमाऊं में। यह क्या करता है, प्रद्युम्न जो शाह होता है उसके ऊपर यह आक्रमण करता है। तो देखिए जगत प्रकाश सेना के साथ श्रीनगर को प्रस्थान करता है। तो श्रीनगर जैसे ही यह पहुंचता है, इस श्रीनगर से यह क्या करता है, इस श्रीनगर के समीप ही एक ये जो प्रद्युम्न चंद होता है यह इसको मतलब आक्रमण करने के लिए ललकारता है। और देखिए उसी समय क्या होता है, एक युद्ध होता है। तो जब प्रद्युम्न चंद भी अपनी सेना के साथ तैयार होता है, ये भी प्रस्थान कर जाता है यहाँ से जगत प्रकाश आता है। और इस श्रीनगर के समीप ही एक स्थल होता है कपरौली। तो कपरौली का युद्ध होता है यहाँ पर 1785 ईस्वी में। दोस्तों क्वेश्चन बनता है कपरौली का युद्ध कब हुआ था? आपका उत्तर क्या 1785 ईस्वी में। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं एग्जाम में हमेशा, आपने ये नाम सुने भी नहीं होते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो 1785 ईस्वी में कपरौली का युद्ध होता है। अगर हम बात करें कपरौली कहाँ है, तो श्रीनगर के समीप ही यह युद्ध होता है। फिर देखिए इस युद्ध के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए इस युद्ध में प्रद्युम्न शाह, पराक्रम शाह और विजय राम नेगी ये तीनों थे एक तरफ, और जगत प्रकाश और गढ़वाली सेना थी एक तरफ। तो दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, कपरौली के युद्ध में प्रद्युम्न शाह के साथ अन्य कौन कौन व्यक्ति थे? तो पराक्रम शाह उसी का भाई था और विजय राम नेगी भी उसके साथ था। और दूसरी तरफ कौन था? सिरमौर नरेश जगत प्रकाश, और उसके साथ गढ़वाली सेना भी इस समय थी। तो देखिए यहाँ पर आपको ये पांचों ही नाम याद रखने हैं। आपको अगर मैप से इसको समझेंगे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो एक तरफ है प्रद्युम्न शाह, पराक्रम शाह और विजयराम नेगी, दूसरी तरफ जगत प्रकाश और गढ़वाली सेना। काफ़ी भीषण युद्ध होता है और प्रद्युम्न चंद की इस युद्ध में हो जाती है हार। देखिए हार हो गई है प्रद्युम्न चंद की, जैसे कि प्रद्युम्न चंद बार बार यहाँ से आक्रमण कर रहा था किसके ऊपर? जयकर शाह के ऊपर। तो कुछ टाइम के लिए तो जयकर शाह को यहाँ से आराम मिल गया था। और इसी के साथ साथ क्या करता है, फिर क्या करता है जगत, देखिए पहले क्या कर, जगत प्रकाश पहले क्या किया था, यहाँ से गया था सीधे कुमाऊं पर, ये प्रद्युम्न शाह को इसने हराया था। फिर देखिए जब यहाँ से यह वापस आता है और क्या करता है जगत प्रकाश है श्रीनगर, जब वापस आता है श्रीनगर आकर घमंड सिंह का भी वध कर दिया था, क्योंकि घमंड सिंह भी अपनी मनमानी करने लग गया था और दरबार में काफ़ी ज़्यादा हस्तक्षेप इसका बढ़ गया था। तो घमंड सिंह की इसने हत्या कर दी थी। तो क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि घमंड सिंह की हत्या किसने की थी? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? जगत प्रकाश ने। और क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि कपरौली के युद्ध में, जिस समय कपरौली का युद्ध हुआ था उस समय गढ़वाल का शासक कौन था? ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? जयकर शाह, या फिर कह सकता है कपरौली के युद्ध के समय कुमाऊं का शासक कौन था? प्रद्युम्न चंद। चलिए ठीक है। फिर देखिए एक बात और देखेंगे यहाँ से, जब ये जगत प्रकाश क्या करता है श्रीनगर आकर घमंड सिंह का वध कर देता है, उसके बाद क्या करता है, देखिए मैंने आपको बताया ना प्रद्युम्न चंद के भी यहाँ पर कुछ मतलब सहयोगी बैठे हुए हैं, लेकिन जो प्रद्युम्न चंद के जो ये सहयोगी होंगे वो जयकर शाह के क्या होंगे? विरोधी होंगे। तो इस जगत प्रकाश ने क्या किया था, जो इसके विरोधी थे इनका भी इसने खात्मा यहाँ आकर कर दिया था। तो जयकर शाह हम लोग कह सकते हैं कुछ वक्त के लिए या फिर कुछ महीनों के लिए उसको अपने राज्य में शांति प्रदान कर दी थी। किसने? जगत प्रकाश ने। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे।
फिर देखिए मालीदेव लेख से जयकरत शाह की जगत प्रकाश से सहायता लेने की पुष्टि होती है। अगर हम लोग बात करें कि जयकरत शाह ने जगत प्रकाश से सहायता ली, इसका हमको प्रमाण क्या मिलता है, तो इसका हमको प्रमाण यही मिलता है, मालीदेव का हमको लेख प्राप्त होता है। तथा कपरौली का युद्ध 1785 ईस्वी में हुआ था, इसकी जानकारी भी हमको इसी मालीदेव के लेख से हमको प्राप्त होती है। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, कपरौली युद्ध के बारे में हमको जानकारी किस लेख से प्राप्त होती है, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, मालीदेव लेख से प्राप्त होती है। या जयकृत शाह ने जगत प्रकाश से सहायता मांगी थी, इसकी पुष्टि कहाँ से होती है, मालीदेव के लेख से प्राप्त होती है। जब पेपर को ज्यादा ही डीप बनता है तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो जगत प्रकाश जयकृत शाह की रक्षा कर सिरमौर वापस लौट जाता है और जयकृत शाह के राज्य में शांति स्थापित हो गई, लेकिन यह शांति मात्र कुछ दिनों की ही रही थी। फिर देखिए क्या होता है, प्रद्युम्न शाह ने पुनः से गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया। प्रद्युम्न शाह भी चुप रहने वाला नहीं था, उसने क्या किया, गढ़वाल पर पुनः से आक्रमण कर दिया। कब किया, 1785 ईस्वी में ही इसने, उसी समय देखिए कुछ ही महीनों में इसने वहां पर आक्रमण कर दिया। अब देखिए इस समय होता क्या है, ये आक्रमण करता क्यों है, क्योंकि उसी समय तो ये हारा होता है, उसी समय ये आक्रमण करता है। ऐसी भी क्या मतलब इसमें इतनी हिम्मत आ जाती है, हिम्मत कुछ इस तरीके से आती है कि जयकृत शाह जो कि गढ़वाल का शासक होता है, वह नवरात्र में अपनी राजधानी देवलगढ़ में राजराजेश्वरी देवी की पूजा करने के लिए गया होता है। राजराजेश्वरी देवी कौन है, गढ़वाल परमार जो परमार शासक हैं उनकी कुल देवी, तो इनकी कुल देवी होती है राजराजेश्वरी देवी, तो इनकी ही पूजा करने के लिए यह अपनी राजधानी से दूर देवलगढ़ में पूजा करने चला गया। लेकिन इसकी खबर प्रद्युम्न शाह को लग जाती है। कैसे लगती है, मैंने आपको बताया ना कि जयकृत शाह के दरबार में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रद्युम्न शाह को चाहने वाले हैं, तो ये ही इसको जानकारी देते हैं। इस समय राजा गढ़वाल में नहीं है। फिर देखिए क्या होगा, बढ़ते हैं आगे। तो देखेंगे दोस्तों 1785 में प्रद्युम्न शाह ने हर्षदेव जोशी के नेतृत्व में गढ़वाल पर आक्रमण कर उसे अपने अधिकार में ले लिया। क्वेश्चन बनता है दोस्तों 1785 ईस्वी में जब प्रद्युम्न शाह ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था तो उसने किसके नेतृत्व में यह आक्रमण किया था, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, हर्षदेव जोशी के नेतृत्व में उसने यह आक्रमण किया था। ये हर्षदेव जोशी कौन है, यह हर्षदेव जोशी वही है जिसने ललित शाह को कुमाऊं पर आक्रमण करने को कहा था, और यही हर्षदेव जोशी कौन है जिसने कि गोरखों को कुमाऊं पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया था। तो ये हर्षदेव जोशी अभी काफ़ी लंबा जाएगा, हम लोग इसको चर्चा करेंगे। प्रद्युम्न शाह के काल में भी इसकी चर्चा होगी, इसके काल में भी थोड़ी चर्चा हम लोग इसमें करेंगे। तो प्रद्युम्न शाह क्या करेगा, हर्षदेव जोशी के नेतृत्व में क्या करता है, गढ़वाल पर आक्रमण करता है। हर्षदेव जोशी जैसे कि कुमाऊं का दरबार में एक मंत्री होता है, तो यही होता है हर्षदेव जोशी। चलिए ठीक हो गया, इसको कुमाऊं का चाणक्य भी कहा गया है। तो देखिए इसी आक्रमण में देवलगढ़ तथा देखिए पहले तो हम लोग ये देखेंगे 1785 ईस्वी में प्रद्युम्न शाह ने हर्षदेव जोशी के नेतृत्व में गढ़वाल पर आक्रमण कर लिया और उसे अपने अधिकार में ले लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, उसने अपने अधिकार में ले लिया है, लेकिन इसी आक्रमण में देवलगढ़ तथा श्रीनगर में भीषण लूट खसोट फिर से हुआ। एक बार तो पहले हो चुका है, फिर से लूट लिया और भी बुरे तरीके से श्रीनगर और देवलगढ़ को लूट लिया। इस प्रकार प्रद्युम्न शाह ने अपनी पैतृक राजधानी को जोशियों से लुटवाया। जोशियों से मतलब यहाँ क्या है, जोशियों से मतलब ये है कि जो कुमाऊं के जो मंत्रीगण हैं वो जोशी हुआ करते थे ना, तो इस प्रकार से कि अपनी पैतृक राजधानी को जोशियों से लुटवाया तथा इस कारण से इसे जोशियाड़ी कांड के नाम से भी जाना जाता है। कहीं आपको जोशियाड़ी नाम से देखेगा यहाँ पर, कहीं आपको जोशियाड़ी नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर फैक्ट आ गया है कि जोशियाड़ी कांड कब हुआ था, 1785 ईस्वी में हुआ था। और जोशियाड़ी कांड अगर आपने सुना भी होगा लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि क्यों इसे जोशियाड़ी कांड कहा जाता है। इसीलिए ही कहा जाता है कि प्रद्युम्न शाह ने अपनी पैतृक राजधानी जोशियों से लुटवाई थी, इस कारण से इसे जोशियाड़ी कांड भी कहा जाता है। अब दोस्तों क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि किस परमार शासक ने अपनी पैतृक राजधानी को जोशियों से लुटवाया था, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, प्रद्युम्न शाह ने। या क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा कि किस परमार शासक ने अपने ही राज्य को कुमाऊं के जोशियों से लुटवाया था, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, प्रद्युम्न शाह ने। चलिए ठीक हो गया। आपको ये डेट याद रखनी है, 1785 ईस्वी की आपको ये डेट याद रखनी है, आने वाले एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर देखिए प्रद्युम्न शाह यहाँ पर 3 माह ही यहाँ पर रहता है, 3 माह यहाँ पर रहा था। यहाँ मतलब श्रीनगर जैसे उसने अपना अधिकार कर लिया था तो यहाँ पर 3 माह तो रहा था, और 3 माह जैसे ही यह रहता है उसके बाद यह कुमाऊं वापस लौट जाता है। बात वही थी, कुमाऊं में जैसा कि ये सूटेबल था, लेकिन जो गढ़वाल में जो था इसको वहाँ पर सब कुछ मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, जो कि दरबार में षड्यंत्र हो रहे थे, उस कारण से शायद डर के
के मारे मतलब वापस कुमाऊं आ जाता है। जयकर शाह के देखिए फिर क्या होता है, जैसे ही ये कुमाऊं लौटा, कौन, जैसे ही प्रद्युम्न शाह कुमाऊं लौटा तो वहां पर तो कुमाऊं में गढ़वाल का उसमें 3 माह के लिए तो गढ़वाल का राजा बन गया था। कौन, मतलब गढ़वाल की जो शासन सत्ता चला रहा था, कौन चला रहा था 3 माह के लिए, वो तो चलाएगा कौन, प्रद्युम्न शाह। लेकिन जैसे ही प्रद्युम्न शाह वापस लौटता है, जयकर शाह फिर से सत्ता में आ जाता है और सत्ता पर फिर से आने पर भी मंत्रियों के षड्यंत्रों से उसकी विपत्ति का अंत नहीं होता है। मतलब कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो इसका शासनकाल रहेगा विपत्तियों और षड्यंत्रों का ही काल रहेगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। फिर देखिए प्रद्युम्न शाह ने तो इसको कम परेशान कर रखा था। अब देखिए सिख भी आ गए यहाँ पर, सिख भी जैसे कि यहाँ पर आक्रमण करना शुरू कर देंगे। देखिए दोस्तों, तो देखिए इस काल में दून घाटी लुटेरों के आक्रमण से त्रस्त थी। मतलब जयकर शाह के समय में दून घाटी पर लुटेरों का जम के यहाँ पर आक्रमण होता है। फिर देखिए 1783 में दून घाटी पर सिखों का आक्रमण होता है। तो क्वेश्चन दोस्तों क्या बनेगा कि जयकर शाह के समय पर दून घाटी पर सिखों ने आक्रमण कब किया था? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 1783 ईस्वी में। फिर देखिए इस आक्रमण से गढ़वाल पर फिर संकट आने लगा था। मतलब कि गढ़वाल की तो स्थिति वैसे ही इस समय बहुत खराब हो चली थी, क्योंकि प्रद्युम्न शाह बहुत 2 बार लूट चुका है श्रीनगर और देवलगढ़ को। देखिए फिर क्या होगा। तो फिर देखिए जयकर शाह ने गणराज्य पर सिखों से लूटपाट न करने का वचन लेकर सिख सरदारों को 4,000 रुपये वार्षिक कर देना स्वीकार कर लिया। मतलब कि देखिए गढ़वाल की स्थिति कैसी हो गई है, मतलब कर देना पड़ रहा है, कर देना पड़ रहा है कि आप गढ़वाल पे आक्रमण मत कीजिए। तो इस समय देखिए राखी कर इस समय सिखों ने लिया था किससे? गढ़वाल से। ये कि उपज का 5वां भाग हुआ करता था राखी कर, और 4,000 रुपये वार्षिक कर भी लिया था, राखी कर और उपज का 5वां भाग। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किस परमार शासक ने सिखों को राखी कर दिया था? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? जयकर शाह ने। अगर हम लोग बात करते हैं जयकर शाह उपज का कौन सा भाग था, तो जयकर शाह जो सॉरी थोड़ा बोलते बोलते मिस्टेक हो जाती है, राखी कर उपज का कौन सा भाग था? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 1/5 यह भाग हुआ करता था। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर से, आपको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। राखी कर तो 1783 ईस्वी में जयकर शाह के समय में दून पर सिखों का आक्रमण हो गया है और 4,000 रुपये वार्षिक कर लेके वचन ले लिया, भाई सिख आप यहाँ पर आक्रमण नहीं करेंगे। फिर देखिए इसी काल में क्या होता है, 1786 ईस्वी की हम लोग बात कर लेते हैं। दून पर दूसरा रोहिला आक्रमण होता है। देखिए दून पर पहला रोहिला आक्रमण हो चुका है, जिनकी जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ। फिर देखिए देहरादून पर दूसरा रोहिला आक्रमण होता है 1786 ईस्वी में। अगर हम लोग बात करते हैं जब देहरादून पर दूसरा रोहिला आक्रमण हुआ था, उस समय गढ़वाल का राजा कौन था? उस समय गढ़वाल का राजा जयकर शाह था। ऐसा ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों, जिस समय देहरादून पर दूसरा रोहिला आक्रमण हुआ था उस समय गढ़वाल का राजा कौन था? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? जयकर शाह। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक बात यहाँ से दोस्तों और जान लेंगे राखी कर के बारे में। देखिए अगर हम लोग बात करें राखी कर है क्या, दरअसल लूट मार न करने, मतलब जैसे कि किसी जैसे मान लिया सिख लोग यहाँ पर आक्रमण कर रहे हैं, लूट मार कर रहे हैं, तो इसी मतलब ये राखी कर इसीलिए लिया जाता था कि हम लोग आपके राज्य पे आक्रमण नहीं करेंगे, यानी कि लूट मार न करने के बदले में लिया जाने वाला कर। तो ये आप समझ गए होंगे दोस्तों। फिर देखिए किसी किसी किताब में दोस्तों ये कोई जो युद्ध हैं जैसे दून पर रोहिला आक्रमण, ये किसी किसी किताब में प्रद्युम्न शाह के समय में ही बताए गए हैं, लेकिन फिलहाल 1786 इसमें इस समय जयकर शाह का समय चल रहा है। चलिए ठीक है, हम लोग पढ़ लेते हैं रोहिला आक्रमण। तो दून पर दूसरा रोहिला आक्रमण हो रहा है। अगर हम लोग बात करें पहला रोहिला आक्रमण कब हुआ था, तो पहला रोहिला आक्रमण कब हुआ था? 1757 ईस्वी हुआ था, जब हम लोग पढ़ रहे थे प्रदीप शाह। तो प्रदीप शाह के समय में प्रथम रोहिला आक्रमण होता है देहरादून में, या फिर कह सकते हैं प्रथम रोहिला आक्रमण होता है उत्तराखंड में। तो ये डेट आपको याद रखनी दोस्तों, 1757 ईस्वी की डेट, और दूसरी डेट कौन सी जाएगी? 1786 ईस्वी की डेट आपको याद रखनी है। तो देखिए हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं इस रोहिला आक्रमण के बारे में। जयकर शाह और रोहिलाओं के मध्य में यह होता है युद्ध। अगर हम लोग बात करें रोहिला सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? गुलाम कादिर इस समय रोहिला सेना का नेतृत्व कर रहा था। नजीब खां का यह पौत्र था। तो देखिए नजीब खां के बारे में भी हम लोग प्रदीप शाह के समय में पढ़ चुके हैं। तो अगर क्वेश्चन बने कि जिस समय रोहिलाओं ने देहरादून घाटी पर दूसरा रोहिला आक्रमण किया था उस समय रोहिला सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? गुलाम कादिर। या क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि रोहिलाओं ने दून घाटी पर दूसरा आक्रमण कब किया था? ये किया था 1786 ईस्वी में। देखिए गुलाम कादिर जो कि रोहिला सेना का नेतृत्व कर रहा था, इन्होंने क्या किया था, हरिद्वार से प्रवेश किया और दून घाटी में ये लोग पहुंच गए। जयकर शाह के साथ इसका आक्रमण होता है और इसमें पराजय होती है किसकी? जयकर शाह की। देखिए जब पहला आक्रमण हुआ था उसमें भी क्या होता है कि परमार शासकों की हार होती है, और दूसरे रोहिला आक्रमण में भी परमारों की हार ही हुई है। जैसे ही ये देखिए
जैसे ही क्या होता है, जयकरा साहा के ऊपर ये आक्रमण करता है, जयकरा साहा हार जाता है। इन रोहिलाओं ने भी यहाँ पर भयंकर लूटपाट मचाई, मतलब पूरे घरों को जला दिया, खेतों को जला दिया, बिल्कुल ही बहुत ही इन्होंने तांडव यहाँ पर मचाया था। और देखिए दून घाटी पर तो मतलब इन्होंने खूब लूटपाट मचाई थी, और दून घाटी पर इस समय देखिए रोहिलाओं का अधिकार हो गया है। दून घाटी पर रोहिलाओं ने अधिकार कब किया? 1786 ईस्वी, आपको डेट याद रखनी है। तो देखिए गुलाम कादिर ने दून घाटी पर आक्रमण कर उसे अपने सहायक उमेद सिंह को सौंप दिया, क्योंकि जो ये गुलाम कादिर है हमेशा के लिए तो दून घाटी में रहेगा नहीं ना। इनका उद्देश्य तो यही होता है हम लोग वहां पर आक्रमण करें और यहाँ से जितना भी धन हो सकता है, जितने भी यहाँ से पूंजी हो सकती है, उसको लूट के अपने राज्य में ले जाएं। तो इसने भी यही किया था। गुलाम कादिर ने दून घाटी पर आक्रमण किया, और जिस समय यह वापस जा रहा था उमेद सिंह को यह सौंप गया, किसको? दून घाटी को। तो क्वेश्चन बनता है दोस्तों, जिस समय गुलाम कादिर ने दून घाटी को जीत लिया था, वापस लौटते समय उसने इसको किसे सौंप दिया था? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? उमेद सिंह को इसने सौंप दिया था। दोस्तों जैसा आप पीसीएस की तैयारी करते हैं, अगर आप लोअर पीसीएस की तैयारी करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन वहाँ आपको बहुत देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा। चलिए ठीक हो गया। फिर देखिए हम लोग कुछ और बातें कर लेते हैं जयकरा शाह के बारे में। जयकरा शाह का दरबारी चित्रकार कौन हो जाएगा? मोलाराम। चलिए ठीक हो गया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, दरबारी चित्रकार के बारे में क्वेश्चन बनता रहता है, इसलिए आपको याद रखना है। फिर देखिए एक बात और, यहाँ से जयकरा शाह के बारे में जानेंगे हम लोग। जयकरा शाह के साथ जो लोगों ने धोखा किया था ना, उसके अपने ही लोगों ने धोखा किया था। मतलब जिन जो उसके सबसे ज़्यादा विश्वास पात्र लोग थे, जो उसके मंत्रीगण थे, जिसके ऊपर वो सबसे ज़्यादा विश्वास करता था, उन्हीं ने जयकरा शाह के ऊपर विश्वासघात किया था। मतलब कि ये कह सकते हैं कि जयकरा शाह जब तक राजा रहा था, तब उसको बिल्कुल भी अपने राज्य में शांति नहीं मिली थी। तो जयकरा शाह का एक विश्वास पात्र था धनीराम, इसने भी जयकरा शाह को धोखा दिया था। मतलब कि सबसे ज़्यादा विश्वास पात्र अगर हम लोग कह सकते हैं तो वो धनीराम ही था। इसी धनीराम ने क्या कहते हैं, जयकर शाह को धोखा दिया था। अब देखिए जब उसके बहुत ही खास लोगों ने उसको धोखा देना शुरू कर दिया था, इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया, काफ़ी ज़्यादा निराश हो गया। 1786 ईस्वी में उसने क्या किया, देवप्रयाग में रघुनाथ मंदिर में इसने अपने जीवन का अंत कर लिया। 3-4 दिन मतलब वहाँ रहा था ये देवप्रयाग वहाँ रघुनाथ मंदिर में, वहीं पर इसकी मृत्यु हो जाती है। अब दोस्तों क्वेश्चन कैसे बनते हैं? क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि जयकर शाह ने किस मंदिर में अपने जीवन का अंत कर लिया था? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? श्री रघुनाथ मंदिर में। अगर ये क्वेश्चन ऐसे बन सकते दोस्तों कि परमार वंश के किस शासक की मृत्यु देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में हुई थी? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? जयकर शाह। आपको ऐसे नोट कर लेना है, परमार वंश के किस शासक की मृत्यु देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में हुई थी? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? जयकर शाह। 1786 ईस्वी में इसकी मृत्यु होती है। और इसके साथ में 4 रानियां भी सती होती हैं, इसके प्रमाण हमको प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन बनता है दोस्तों, किस परमार शासक के साथ 4 रानियां सती हुई थी? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? जयकर शाह। और यह जयकर शाह भी निसंतानी मरता है इसके बाद, क्योंकि इसका भाई जो है प्रद्युम्न शाह, जैसे ही 1786 ईस्वी में इसकी मृत्यु होगी ना, इसके बाद जो कुमाऊं पर शासक कर रहा है प्रद्युम्न चंद, वो वापस आ जाएगा गढ़वाल में, और 1786 ईस्वी से 1804 तक रहेगा उसका शासनकाल गढ़वाल में, किसका? प्रद्युम्न शाह का। तो अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रद्युम्न शाह के बारे में। तो जयकर शाह निसंतानी मरेगा, और इसके बाद इसका भाई जो कि सौतेला भाई है प्रद्युम्न शाह, गढ़वाल का शासक बनेगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है, गुलाम कादरी जो रोहिला सेना का नेतृत्व कर रहा था, आपको याद रखना है। और जयकर शाह के समय में द्वितीय रोहिला आक्रमण होता है, इसमें हार जाते हैं, और गुलाम कादर ने जो है सौंप दिया था देहरादून, किसको? उमेद सिंह को सौंप दिया था। ऐसा नहीं कि उमेद सिंह के पास ये हमेशा के लिए दून रहेगा, कुछ समय के लिए इनके पास रहता है, फिर वो परमार शासक क्या करते हैं, वापस से देहरादून पर आक्रमण कर देते हैं और इसको अपने अधिकार में ले लेते हैं। तो इस तरीके से कहानियाँ घटती हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो दोस्तों बहुत लंबी भी होने वाली है, और क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी प्रद्युम्न शाह के बारे में। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको कुछ पूछना होता है तो कमेंट कर लिया कीजिए दोस्तों, मैं हर कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूँ। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।